सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज केएन पांडे एंड वेलकम टू टारगेट जीएस 23 बैच। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आपको ये तो पता चल गया होगा कि जो जीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है उसके मैक्सिमम टॉपिक को कवर कराने की, उसके मैक्सिमम टॉपिक को प्रिपेयर कराने की जिम्मेदारी हमारी है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, ये हमारी आपकी दोनों तरफ की जिम्मेदारी बनेगी, दो तरफा जिम्मेदारी होगी। क्योंकि यहाँ पे आधे घंटे एक घंटे जो भी वीडियो यहाँ अपलोड किया जाएगा उसको रेगुलरिटी के साथ देखना, उसको रेगुलरिटी के साथ कवर करना, उसमें से आप कितना निकाल पा रहे हैं ये जिम्मेदारी आपकी होगी। हाँ, हर कदम पे आपके साथ मैं हूं, हमेशा हेल्प करने के लिए मैं यहां तैयार रहूंगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप उस लेक्चर को अटेंड करिए। आपको अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख जाएगा, आप उसके जरिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन फंसता है, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन फंसता है इस टॉपिक से रिलेटेड, ये ध्यान रहे जो टॉपिक यहां पे कवर किया जा रहा है आप उस टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर करिए। इस बात की गारंटी है कि एग्जाम से पहले हर एक टॉपिक को, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैथ्स के और जीएस टॉपिक के, इन सारे टॉपिक को अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। मैक्सिमम टॉपिक को, ओवरऑल टॉपिक, ये ध्यान रहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश किया जाता है। ये टारगेट नहीं रहता है कि 100 आउट ऑफ 100 हमें गेन करना है। वी हैव द टारगेट टू मैक्सिमाइज आवर मार्क्स, हमारे मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है। क्योंकि यहां पे आपको ताज लेकर नहीं बैठना है, आपको यह है कि हर एक कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है। तो कॉम्पिटिटर से आगे निकलने का बेहतर तरीका होता है कि हाउ टू मैक्सिमाइज आवर मार्क्स, अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कैसे करें, वो तरीका मैं आपको यहां बताऊंगा। जो भी लेक्चर यहां पे हर एक टॉपिक की आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उस सिलेबस के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जितने भी टॉपिक होंगे, उन सारे मैक्सिमम टॉपिक को यहां पे वीडियो के जरिए कंप्लीट करवाया जाएगा। इस वीडियो लेक्चर को आप रेगुलरिटी के साथ अटेंड करें। अटेंड करने के साथ साथ उसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं यहां पे कुछ एग्जांपल भी करवाऊंगा, आप बाहर से भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करिए। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको हमारा मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे जो भी क्वेश्चन फंस रहा है उस क्वेश्चन का एक फोटो क्लिक करिए, व्हाट्सएप पे सेंड करिए। आई विल ट्राई टू एड्रेस ऑल योर क्वेरीज विद इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के अंदर मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर किसी तरीके का कोई डाउट होता है, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाता है उसके रिप्लाई के साथ बाद भी, तो अगला वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं आपके जो भी डाउट होंगे उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं शुरू में उसको कवर कर दूंगा, ताकि जो भी आपके डाउट हो अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। यहां पे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का अपना जो एक टॉपिक है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। ये हम लोग का वन शॉट वीडियो लेक्चर होगा। वन शॉट वीडियो लेक्चर का मतलब कि संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी छोटे बड़े टॉपिक हैं, जितने भी छोटे बड़े टॉपिक हैं क्लास 5th से लेकर और 12th तक के काम आने वाली चीजें, यानी कि ये जो वीडियो लेक्चर होगा ये 5th, 6th, 7th, 8th, आपको मालूम होगा कि इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 3 खंड बनाए गए हैं, 5 से लेकर 8 तक एक में, 9 से लेकर 10 तक और 11 से लेकर 12 तक। ये जो टॉपिक है स्पेशली संख्या पद्धति, ये 5th से लेकर और 12th तक के सारे बच्चों के लिए है, वो सारे के सारे बच्चों को ये कवर करना है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और एक बात मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भैया आप एक रफ और एक पेन लेके सामने बैठिए। जो भी यहां मैं लिखवाऊंगा, यहां पे डेफिनेशन पे ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। हर एक टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं डेफिनेशन एक बार बोलूंगा जरूर, लेकिन उसको नोट डाउन करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए, जो भी मैं डिक्टेट करूंगा उसको आप लोग वीडियो को उस डेफिनेशन को नोट भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हमारा टारगेट क्या है? ऑब्जेक्टिविटी पर, यानी कि हम कितने एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर एक भी बहुविकल्पी क्वेश्चन छूटता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। क्लियर है? तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को कि जो टॉपिक यहां पे कवर कर लिया जाएगा, यानी कि संख्या पद्धति आज कवर हो गया, तो इस लायक मैं आप लोगों को बना दूंगा कि संख्या पद्धति यानी कि इन सारे टॉपिक से अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे वो क्वेश्चन छूटे नहीं। हाँ, आपको मेरा एक साथ देना होगा कि जो भी टॉपिक मैं यहां करा रहा हूं आपको उसको ईमानदारी के साथ और पूरे रेगुलरिटी के साथ कवर करना है। जो भी यहां एग्जाम्पल कराया जाएगा सॉल्व करना है। इफ यू फील एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट अस। क्लियर है? तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पहले लेक्चर में। ये हम लोग का इस बैच का पहला लेक्चर होगा, टारगेट जीएस 23 बैच। नाम रखने के पीछे का उद्देश्य आप लोग को मालूम होगा। जो हम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो जीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम 23 उसका नाम है, इसके वजह से मैंने इसका नाम सोच लिया टारगेट जीएस 23 बैच। इस बैच का हम लोग का पहला लेक्चर है ये संख्या पद्धति, जिसमें हम लोग टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हैं। सिंपल से टॉपिक है, आपको देखने से लगेगा कि अरे यार ये छोटे क्लास का कौन कौन सा टॉपिक लेके बैठ गए, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि इन सारे छोटे छोटे टॉपिक्स में से भी कोई एमसीक्यू ऐसे बनते हैं कि कभी कभी मामला गड़बड़ हो जाता है।
तो सारे बेसिक टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूं। पहला होगा हम लोग का अंकों के मान, जिसमें स्थानीय मान और वास्तविक मान को लेंगे, जिसको इंग्लिश में प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू होगा। मैं उसका इंग्लिश वर्ड भी बोलता जाऊंगा ताकि अगर कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड का है उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकंड हम लोग का होगा संख्याओं का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, सम विषम यानी कि इवन और ऑड नंबर्स, पूर्णांक यानी कि हम लोग का इंटीजर, भाज्य प्राइम नंबर, भाज्य कंपोजिट नंबर, अभाज्य प्राइम नंबर, सह अभाज्य को प्राइम नंबर्स। उसके बाद परिमेय और अपरिमेय यानी रेशनल और इरेशनल नंबर। उसके बाद वास्तविक संख्या हम लोग का आएगा रियल नंबर। ये हम लोग का हो जाएगा यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। उसके बाद हम लोग का 3 टॉपिक बचेगा, संख्याओं के निकटतम मान या संख्याओं के लगभग मान, जिसको हम लोग निकटतम या फिर लगभग मान कह देते हैं। उसके बाद चौथा है विभाज्यता की जांच यानी कि कोई भी संख्या किसी एक संख्या से 2 से 3 से 4 से 5 से विभाजित है कि नहीं, पूरी कट जाएगी कि नहीं, इसको कैसे जांच करेंगे ये सीखेंगे हम लोग। उसके बाद निरपेक्ष मान यानी कि मॉडुलस वैल्यू, कोई भी संख्या अगर मॉड में है तो उसका वैल्यू क्या होगा, इसको देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जो है अंकों के स्थानीय मान, अंकों के मान, जिसमें हम लोग का 2 टॉपिक है, स्थानीय और वास्तविक मान। इसको मैं यहां नोट डाउन करता हूं, अंकों के मान। ये बात मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूं कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भैया आपके पास पेन और कॉपी होना चाहिए और पूरे फोकस के साथ देखना है। अगर कहीं भी थोड़ा भी डाउट होता है वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा पीछे चलिए, उसको एक बार रिवाइज करिए। क्लियर है? तो अंकों के मान में 2 चीज आता है, एक होता है वास्तविक मान और एक होता है स्थानीय मान। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग स्थानीय मान से, स्थानीय मान, और एक होगा वास्तविक मान, वास्तविक मान। अब ये होता क्या है सर? आपने तो बता दिया 2 मान है, एक स्थानीय मान और एक वास्तविक मान, लेकिन टेंशन तो ये है अभी ये होता क्या है। तो वास्तविक मान और स्थानीय मान का मतलब, स्थानीय मान का मतलब कि किसी भी दिए हुए संख्या में एक स्पेशल अंक किस स्थान पे है। क्लियर? जैसे एक हम लोग का एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं 7824 और बड़ा कर लें और बड़ा कर लेते हैं, इसको 2 अंक लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा हम लोग का 7,82,414। क्लियर? अब इसमें आप लोगों को क्या देखना है कि स्थानीय मान। अब स्थानीय मान आप लोगों से कैसे पूछा जाएगा? आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, एक कोई संख्या होगा, इस संख्या में से कोई एक स्पेशल अंक लिया जाएगा। जैसे आप लोगों से बोल दिया जाए कि 7,82,414 में से भैया 2 का स्थानीय मान बता दीजिए, 8 का स्थानीय मान बता दीजिए, 1 का स्थानीय मान बता दीजिए। अब स्थानीय मान हम बताएंगे कैसे, उसका क्या तरीका है, ध्यान से देखिए। आपको अगर 8 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है तो आप क्या नोट डाउन करेंगे, 8, जिसका स्थानीय मान पूछा जा रहा है वो 8 और इंटू, अब देखिए ध्यान से 1 लिखिए और देखिए 8 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, यहां 4 0 बढ़ा दीजिए। इसको बताने के पहले एक बात मैं आप लोग को और बता दूं, एक चीज आपको, आप छोटे क्लास में सुने होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, या इंग्लिश में 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे होता है। उस तरीके से अगर आप इसको देखना चाहें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 8 किस पोजीशन पे आ रहा है, 10,000 पोजीशन पे, तो जो संख्या उसमें 10,000 से गुणा कर देंगे। इस तरीके से भी याद रखें। और अगर आपको शॉर्टकट देखना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, जो जिस संख्या का स्थानीय मान लाना है वो संख्या, उसके बाद 1 और जितना अंक है उतना 0, ये वैल्यू कितना आएगा, आई थिंक 80,000 आएगा। कोई टेंशन नहीं। यानी कि किसी भी संख्या में अगर किसी एक अंक का स्थानीय मान आपसे पूछा जाए तो एक तो तरीका है कि आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 गिन लीजिए और उसके बाद जितना आ रहा है, जिस संख्या पे आ रहा है, जिस पोजीशन पे आ रहा है, उस पोजीशन से इस अंक में गुणा कर दीजिए। या एक सिंपल बेसिक तरीका, जिसका स्थानीय मान पूछा जा रहा है वो संख्या लिखिए और गिनिए कि 8 के बाद कितने अंक है। दाहिने तरफ देखना है, बाएं नहीं देखना है, दाहिने तरफ 1 2 3 4, 4 अंक है, 4 0 भर दीजिए। ये हो गया हम लोग का स्थानीय मान। तो ये तो रहा हम लोग का शॉर्टकट। क्लियर? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं कि इस वीडियो में हम लोग 1 शॉट वीडियो होगा, पूरा का पूरा कवर करेंगे इसमें, और ये हम लोग देखते हुए चलेंगे कि हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वी हैव नॉट टू कवर इट्स बिट बाय बिट, यानी कि हम लोग को यहाँ पे पूरा का डिटेल डिस्कशन, डेफिनेशन के बारे में हम लोग को ध्यान नहीं देना है। हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरीके से शॉर्टकट ट्रिक के साथ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोग को देखना है। वही अगर आपसे 2 का पूछा जाए, 2 का स्थानीय मान, तो आप 2 लिखिए, 2 के बाद देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 0 भर दीजिए, यानी कि इसका क्या हो गया 2000। क्लियर? ये तो हो गया भैया हम लोग का स्थानीय मान। अब वास्तविक मान क्या होता है, इसका टेंशन कोई टेंशन नहीं। वास्तविक मान एकदम आसान, हलवा कह लीजिए, जो कहना चाहिए कह लीजिए। कोई एक नंबर ले लेते हैं 17,719। क्लियर?
अगर किसी संख्या का इसमें एक हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 5 कर कोई दिक्कत नहीं है, 60 भी रहता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 15,719। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया 5 का वास्तविक मान बता दीजिए या 7 का वास्तविक मान बता दीजिए, तो वास्तविक वाक्य से आपको, शब्द से आपको क्या पता चल रहा है? वास्तविक, उनका रियल वैल्यू, यानी कि उनका रियल वैल्यू का मतलब जितना है उतना है, कुछ बदलने वाला तो है नहीं। वास्तविक मान का मतलब 5 का वास्तविक मान कितना होता है? 5। वास्तविक मान का मतलब जितना है उतना है, यानी कि वास्तविक मान, स्थानीय मान में हम 0 बढ़ा रहे थे, वास्तविक मान में कुछ नहीं बढ़ाना है, जो संख्या है वो आंसर। 5 का वास्तविक मान 5, 7 का वास्तविक मान 7, 1 का वास्तविक मान 1, 9 का वास्तविक मान 9। यानी कि संख्या चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे वो इकाई का संख्या हो, चाहे वो करोड़ का संख्या हो, संख्या चाहे कितना भी बड़ा हो, उस संख्या के जिस भी अंक का वास्तविक मान पूछा जाएगा वही अंक उसका आंसर होगा। जैसे और कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, एक मोबाइल नंबर लिख देते हैं। देखिए मैं अपना मोबाइल नंबर लिखता हूं 7800912389। व्हाट्सएप वाला नंबर जो आप लोग से मैं बोला था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यही नंबर है। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, इफ यू फील एनी डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। अब इस नंबर, इतना बड़ा हम लोग के पास एक नंबर है, इस नंबर को अगर आपको इस नंबर में से 3 का फेस वैल्यू पूछा जाए, 8 का फेस वैल्यू पूछा जाए, तो फेस वैल्यू 8 का 8 ही होगा, 3 का 3 ही होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आई थिंक स्थानीय मान और वास्तविक मान में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। बस 2 चीज याद रखना है कि स्थानीय मान में हम 0 बढ़ाएंगे, जिस भी संख्या का हमें स्थानीय मान पूछा जाएगा वो अंक लिख के, और उस अंक के दाहिने जितने अंक होंगे उतने 0 बढ़ा देंगे, स्थानीय मान मिल जाएगा। और वास्तविक मान में जो अंक, जिस भी अंक का हमें वास्तविक मान पूछा जाएगा वो अंक ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रहा हम लोग का स्थानीय मान और वास्तविक मान। अगर आप कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगला टॉपिक, जो कि हम लोग का संख्याओं का वर्गीकरण। इसको मैं यहां से हटाता हूं। चलिए अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है संख्याओं का वर्गीकरण। क्या है? संख्याओं का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब संख्याओं के वर्गीकरण में जो पहला नाम है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो जो हम लोग का पहला टॉपिक है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, तो डेफिनेशन इसका क्या होगा? मैं पहले ही बोला हूं, डेफिनेशन में यहां डिक्टेट करके लिखवाने वाला नहीं हूं, मैं डिक्टेट करूंगा, मुंह से बोल रहा हूं। अगर आपको नोट डाउन करना हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। प्राकृतिक संख्या का परिभाषा, बेसिक सिंपल, सबसे सिंपल फॉर्मूला, गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं। प्राकृतिक संख्या, गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। अब गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, भैया ये क्या है? तो गिनती के संख्या का मतलब, एक बात बताइए, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, पापा बोले कि बेटा जाओ बाहर कुछ लड़के खेल रहे हैं, गिन के आओ कि कितने लड़के हैं। क्लियर? सिंपल सा आपको टास्क दिया गया, आप घर में बैठे हैं, पापा बोले बाहर कुछ लड़के खेल रहे हैं, बेटा जाओ एक काम करो, सारे बच्चों को गिन लो कि कितने बच्चे हैं। अब आपको गिनना है, तो बच्चों की गिनती, आप मुझे बस ये बताइए कि जब बच्चों की गिनती शुरू करेंगे तो अंक कहां से गिनना शुरू करेंगे? 1 से गिनना शुरू करेंगे, या 0 से गिनना शुरू करेंगे, या माइनस से गिनना शुरू करेंगे? भैया गिनती तो हम हमेशा 1 से शुरू करते हैं। जब भी हमारे पास 10 आम हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हम नहीं करते हैं कि 0 1 2 3 4 या फिर -1 -2 -3, कुछ ऐसा हम लोग गिनते नहीं है। गिनती हमेशा हम 1 से शुरू करेंगे, और जब हमारा गिनती 1 से शुरू होगा उसी को बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4, इसके बाद इनफाइनाइट, अनंत तक। यानी कि प्राकृतिक संख्या कितने होते हैं? अनंत होते हैं। कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। यानी कि अगर आपसे यहां से कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1। क्लियर? कोई डाउट? क्योंकि हम हमेशा गिनती 1 से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले कौन सा अंक आएगा? 1। यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1। अब यहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से देखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भैया एक बात बताइए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? आपका आंसर क्या होगा? 1। लेकिन अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा एक शब्द डालूंगा, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या क्या होगा? तो सम संख्या तो अभी मैं आपको बताया नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको पीछे का, अगर छोटे क्लास का अगर आप रिवाइज किए हो, पढ़े हो, तो आपको मालूम होगा
सम संख्या का मतलब कि ऐसे संख्या जो 2 से विभाजित हो। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पे सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या क्या होगा, अब आपका आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक तो सम संख्या है नहीं। तो ये बात आप ध्यान दीजिए, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को आप एक बार नहीं कम से कम 2 बार पढ़िए, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, क्योंकि अगर कोई वर्ड ऐसा है जिस पर आपका पहले बार में ध्यान नहीं गया था, उस वर्ड पे अगले बार में ध्यान चला जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक एक वर्ड ही होते हैं जो परेशान करते हैं, कोई एक ऐसा वर्ड डाल दिया जाएगा, आंसर बदल जाएगा। क्योंकि अभी मैं आपसे पूछा था सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, आपका आंसर 1 था, उसमें एक वर्ड जैसे ही डाला गया कि सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, आपका आंसर चेंज होके 1 अब नहीं रहेगा, अब आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2। क्लियर है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, अनंत, कोई उसका सीमा नहीं है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या। वही अगर पूछा जाए सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या तो 1 था, 1 ही रह जाएगा। क्लियर है। अगला जो हम लोग का है वो है पूर्ण संख्या, सेकंड नंबर पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर, होल नंबर। क्लियर। चलिए, अब पूर्ण संख्या क्या होता है, सिंपल तरीका, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दें, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर देने से जो संख्याओं का समूह मिलता है उस समूह को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अगर आप परिभाषा नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल कर दें तो जो समूह हम लोग को मिलेगा वो क्या होगा, पूर्ण संख्या। यानी कि हम लोग का प्राकृतिक संख्या क्या था, 4, 5, इनफाइनाइट, अनंत तक। अब इसमें क्या करिए, 0 भी मिला दीजिए, यानी कि अब गिनती कहां से शुरू करिए, 0 से। तो जब हम गिनती 0 से शुरू करेंगे तो हम लोग को क्या कहेंगे कि ये जो सेट है वो हम लोग का क्या है, पूर्ण संख्या का। क्लियर। तो ज्यादा इस पर एक्सप्लेन करने का जरूरत है नहीं, बस एक बात ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, 0 होगा। सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या क्या होगा, तो 1 होगा, सॉरी 0 होगा। और सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या क्या होगा, तो 1 होगा। तो पूर्ण संख्या क्या है, क्लियर हो गया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा, वही अगर सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या पूछ दे तो 0 बदल के हम लोग का 1 हो जाएगा। यही सब छोटा छोटा बात ध्यान देना है। अगला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो है सम और विषम संख्या। इसी बात पर आते हैं। थर्ड है सम और विषम, सम और विषम संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सम को बोलते हैं इवन नंबर और विषम को बोलते हैं ऑड नंबर। क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का टॉपिक सम और विषम। क्या होता है सम और विषम? सम संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। इंग्लिश में क्या होगा? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। वह संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। कुछ एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। बड़ा से बड़ा नंबर अगर वो 2 से कटता है तो वो सम संख्या है, अगर वो 2 से नहीं कटता है तो विषम संख्या है। उसके लिए एक ट्रिक बताता हूं। जैसे सम संख्या के लास्ट में, लास्ट का मतलब दाहिने से पहला अंक, कोई एक नंबर लेते हैं। जैसे कोई हमारे पास एग्जांपल के लिए नोट डाउन करता हूं 70567 एक नंबर हम लोग के पास है। सबसे लास्ट का मतलब दाहिने से पहला अंक। अगर सबसे लास्ट अंक 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी होता है तो ये पूरा संख्या क्या होगा? सम संख्या होगा। वही अगर सबसे लास्ट अंक 1, 3, 5, 7, 9 इसमें से कोई भी होता है तो वो संख्या हम लोग का क्या होगा? विषम संख्या। यानी कि अगर आपसे कोई भी संख्या देकर ये पूछा जाए कि भैया ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, निपटा लेंगे, बिल्कुल निपटा लेंगे। क्योंकि सबसे लास्ट में बस देखना है कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इन पांचों में से कोई भी संख्या हम देखेंगे फटाक से बोल देंगे वो क्या है? सम संख्या। देख के बताइए ये कौन सा संख्या है? लास्ट में क्या है? 9। 9 इसमें है या इसमें है? इसमें है। और अगर 9 इसमें है यानी संख्या क्या होगा? विषम संख्या। यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 पर विषम, 2, 4, 6, 8 और 0 पर सम। क्लियर है? तो ये हम लोग का सम और विषम का कॉन्सेप्ट। तो अगला हम लोग का टॉपिक क्या है इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अगला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो है पूर्णांक। ध्यान से देखिए, प्राकृतिक हो गया, पूर्ण हो गया, सम विषम हो गया। अब देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है ये ध्यान देते हैं। जिस तरीके से, अच्छा पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। ये ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश मीनिंग है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, सीबीएसई बोर्ड का है तो उसे किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं हर एक वर्ड को, हर एक डेफिनेशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल रहा हूं। तो पूर्णांक जो होता है इंटीजर, जिस तरीके से हम कहानी शुरू किए थे प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर अनंत प्राकृतिक संख्या, 0 से लेकर अनंत पूर्ण संख्या। यानी कि प्राकृतिक में जब हम 0 जोड़ दिए तो पूर्ण संख्या। अब 0 के पहले वाले नंबर भी मिला दीजिए इसमें। 0 के पहले क्या नंबर होते हैं? माइनस वाले। यानी कि पूर्णांक का मतलब 0 भी होगा, 1, 2, 3 सारे के सारे प्राकृतिक संख्या भी होंगे और इधर सारे के सारे माइनस वाले, -1, -2, -3 पूरे के पूरे अनंत।
इन सारे सेट को, यानी कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्या, यानी कि अगर आपको बोलना हो पूर्णांक का परिभाषा, तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, इसके समूह को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। और इंटीजर अगर इंग्लिश में बोलना हो, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव वैल्यू या पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। क्लियर है? तो पूर्णांक का मतलब उसमें धनात्मक संख्या भी होंगे, ऋणात्मक संख्या भी होंगे, जीरो भी होगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एक बात बताइए, जीरो पूर्णांक है या नहीं है, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं इस वर्ड से। पूर्ण यहां भी दिख रहा है, पूर्ण यहां भी दिख रहा है, जीरो यहां भी है, जीरो यहां भी है। लेकिन वही अगर उनसे पूछा जाए कि भैया एक बात बताइए, -1 हमारा पूर्ण संख्या है कि नहीं है? अब आप याद करेंगे कि सब तो बताए थे कि -1 पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक वाली लिस्ट में है, और अगर पूर्णांक है तो पूर्ण भी होगा। ये बुद्धि नहीं लगाना है, ये कॉन्सेप्ट कतई नहीं लगाना है, ध्यान देना है। पूर्ण का मतलब जीरो से आगे, उसमें माइनस वाला टर्म नहीं आएगा। पूर्णांक में हम लोग का माइनस भी आएगा, प्लस भी आएगा, जीरो भी आएगा। तो माइनस वाले संख्या पूर्णांक होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। क्लियर है यहां तक? अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटे पूर्णांक क्या है, कोई नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा इधर भी अनलिमिटेड भाग रहा है, इधर भी अनलिमिटेड भाग रहा है, यानी कि सबसे बड़ा भी संभव नहीं है, सबसे छोटा भी संभव नहीं है। क्लियर? आपसे कोई ये पूछे कि ऋणात्मक संख्या पूर्णांक होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऋणात्मक संख्या पूर्ण होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि पूर्ण में माइनस नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम, विषम और पूर्णांक में आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो है भाज्य, अभाज्य और सह अभाज्य। वो भी देख लेते हैं, यहीं पे मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगला जो हम लोग का है भाज्य संख्या, तो स्टार्ट करते हैं भाज्य से। एक है भाज्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी परिभाषा, सबसे पहले परिभाषा, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। इंग्लिश में द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। यानी कि भाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। अच्छा, भाज्य से पहले जरा अभाज्य समझते हैं, तो भाज्य समझना ज्यादा आसान होगा। अभाज्य संख्या क्या बोलता है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक। अब अभाज्य बोलता है कि ऐसी संख्या जिसके 2 ही गुणनखंड हो, एक वो संख्या खुद और दूसरा एक। यानी कि अभाज्य संख्या वो ऐसा संख्या जो सिर्फ 2 ही अंक से कटे, पहला 1 से कटे और दूसरा खुद से कटे। जैसे एक संख्या मैं लिखता हूं यहां 7। ठीक। अब जरा आप ये बताइए कि 7 किससे कटेगा? एक तो 1 से कटेगा और दूसरा 7 से कटेगा। अब जरा आप कूट के हार जाइए, जरा 7 को किसी दूसरे अंक से काट के दिखा दीजिए, नहीं कटने वाला है। ध्यान देना है, वो संख्या दशमलव में नहीं होना चाहिए, वो संख्या पूर्णांक होना चाहिए, वो संख्या प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। यानी कि 7 1 और 7 के अलावा किसी भी संख्या से कटने वाला नहीं है। यानी कि 7 के गुणनखंड 1 और 7 के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। और ऐसा संख्या जिसके गुणनखंड एक तो 1 हो और दूसरा वो संख्या खुद हो, ऐसे संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। क्लियर है? भाज्य क्या होता है? ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे इसी के बाद मैं यहां 8 लिख लेता हूं। 8 को जरा ध्यान से देखिए, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। यानी 8 के 4 गुणनखंड दिख रहे हैं। और हमारा परिभाषा क्या था कि ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो ध्यान से देखिए, एक तो 1 है, एक वो 8 खुद है, इसके अलावा भी 2 अंक से कट रहा है। लेकिन अभाज्य होने के लिए सिर्फ 1 और खुद से कटे, इसके अलावा किसी दूसरे अंक से ना कटे, तो हम बोलेंगे कि अभाज्य। और जैसे ही 1 और खुद के अलावा भी किसी अंक से वो कटता हो, तो हम बोलेंगे कि वो संख्या क्या है? भाज्य संख्या। क्लियर? अभाज्य के उदाहरण क्या क्या होते हैं? तो अभाज्य स्टार्ट कहां से होगा? एक बात यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं आप लोगों को बता दूं। इसको मैं यहां से हटा दूं। अगर आप इसको एग्जांपल के तौर पर नोट करना चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट करिए। इसको मैं यहां से हटाने जा रहा हूं। ठीक, चलिए। तो अगर मैं यहां से आपको यह बताना चाहूं कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो आपसे यह पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो इसके लिए आपको 2 चीज याद रखना है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या होती है। अब देखिए ध्यान से, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है।
ये दो पॉइंट याद रहेगा, इन दोनों पॉइंट को एकदम रट्टा रट्टा मार जाइए। जितने को मैं ऐसे एक नोट्स करके लिखवा रहा हूं स्टार मार्क या फिर कुछ ऐसा इंडिकेट करके, उसको रट्टा लगाइए सीधे। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब एक क्वेश्चन, भैया एक भाज्य है कि अभाज्य है, ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी बनता है, एक भाज्य है या अभाज्य है, क्या है बताइए। एक हमारा न तो भाज्य है न तो अभाज्य, ये भी रट्टा लगाना है। एक न तो भाज्य होता है न तो अभाज्य होता है। क्यों? अभाज्य होने के लिए उसके पास 2 गुणनखंड होना चाहिए, एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो अभाज्य होने के लिए हमें 2 गुणनखंड चाहिए था, एक ही मिल रहा है, अभाज्य नहीं है। भाज्य होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड चाहिए, जब एक ही है तो 2 से अधिक कहां से होगा, इसका मतलब अभाज्य भी नहीं है। इसका मतलब कि एक हम लोग का न तो भाज्य है न तो अभाज्य, वो भी मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक न तो भाज्य न अभाज्य। क्लियर? ये भी रट्टा रहेगा, याद रहेगा ये। क्लियर? यहां तक क्लियर? ये रहा भाज्य और अभाज्य का कॉन्सेप्ट। अगला हम लोग का कॉन्सेप्ट है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं का मतलब यहां पे संख्या हमेशा जोड़ा में होगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। क्लियर? ये रहा हम लोग का सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या हमेशा एक सेट में होगा, यानी कि 2 संख्याओं का एक समूह होगा। 2 संख्याओं का एक समूह, उसे सह अभाज्य तब कहेंगे जब उन दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड याद आ रहा है, छोटे क्लास में पढ़े थे मौसा। मौसा मतलब क्या होता है, 2 संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 3, एक संख्या है 5। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कि ऐसा गुणनखंड जो 3 को भी काट दे और 5 को भी काट दे। ऐसा संख्या अगर सिर्फ एक है तो हम बोलेंगे कि ये संख्या सह अभाज्य संख्या है। अगर एक के अलावा कोई दूसरा भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो बोलेंगे कि वो सह अभाज्य नहीं है। एग्जांपल देख लेते हैं कैसे 3 और 5 सह अभाज्य है। क्या करिए, 3 के भी गुणनखंड लिखिए, 5 के भी गुणनखंड लिख लीजिए। तो 3 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 1 और 3, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 5 के गुणनखंड 1 और 5। उभयनिष्ठ का मतलब जो 3 में भी हो और 5 में भी हो, सिर्फ एक मिल रहा है, एक के अलावा कोई संख्या नहीं मिल रहा है। और अगर इन दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक है, इसका मतलब ये संख्या सह अभाज्य है। आई थिंक सह अभाज्य में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बस एक बात याद रखिएगा कि जब भी कोई संख्या पूछे कि सह अभाज्य है कि नहीं है, आप सिंपल इसी तरीके से दोनों का गुणनखंड पता करेंगे। गुणनखंड पता करके डब्बा बनाइए, कौन सा दोनों में है। अगर डब्बा में सिर्फ एक आता है तो बोलेंगे कि सह अभाज्य है। अगर डब्बा में एक से अधिक आ जाए, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सह अभाज्य न हो, जैसे एक 4 ले लीजिए, एक 10 ले लीजिए। 4 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। क्लियर? 10 के 10 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा। क्लियर? अब गुणनखंड बनाइए, 1 मिल गया, 2 मिल गया, अब कुछ नहीं है। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया कि सह अभाज्य तब होगा जब डब्बा में सिर्फ एक मिले। यहां तो 2 भी मिल जा रहा है, तो जैसे ही एक के अलावा कोई दूसरा मिले तुरंत हम बोलेंगे कि यह सह अभाज्य नहीं है। तो सह अभाज्य हम लोग का कौन सा है, 3 और 5, ये सह अभाज्य नहीं होगा। तो आई थिंक यहां पर तक आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग का हो गया सह अभाज्य तक। मैं चलूं अगले कॉन्सेप्ट पे, उसके पहले आप वीडियो को यहां पॉज करिए। पॉज करके इस वीडियो को यहां पे सारे के सारे जितने कॉन्सेप्ट है नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। चलिए अगला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो है परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो एक है परिमेय संख्या, पहले परिमेय समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि अपरिमेय क्या है। परिमेय संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। क्लियर? अब क्या होता है परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर? तो परिभाषा आप पढ़े होंगे छोटे क्लास में कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q का मान 0 ना हो। तो परिमेय संख्या के बारे में 2 चीज ध्यान देना है। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q का मान 0 ना हो। अब Q का मान 0 क्यों नहीं हो सकता है, तो एक बात ध्यान देना है यहाँ पे, क्यों Q का मान 0 नहीं होता है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि चाहे वो संख्या कोई भी हो, चाहे वो संख्या कोई भी हो, जैसे ही किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाए, Q का मतलब नीचे, ध्यान दीजिए, P अंश है, Q हर है, P न्यूमरेटर है, Q डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, अंश 0 हो सकता है,
क्यों जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर हर जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या तब होगा जब उसे अंश और हर यानी कि बटे में लिखा जा सके और नीचे वाला मान जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे ही किसी भी संख्या के नीचे जीरो हो जाएगा, इस संख्या का मान होता है अपरिभाषित, यानी कि इसका कोई मान हम नहीं लिख सकते हैं। और अगर इसका कोई मान नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब कि ये मान कुछ है नहीं, और अगर कुछ मान है नहीं, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो परिमेय संख्या के बारे में दो चीज ध्यान देना है। पहला कि उस संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जा सके, और दूसरा कि उस संख्या के नीचे हर में जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, अगर हम ऐसा संख्या लें, जैसे मान लीजिए हम संख्या लिए 4। क्लियर? ये संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्या प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है? ये भी आपके सामने सवाल आ सकता है। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो p बटे q ग्रुप में है ही नहीं, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। लेकिन भैया आपको जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि अगर वो संख्या परिमेय संख्या, अगर वो संख्या प्राकृतिक संख्या है सिंपल 4, तो 4 को हम 4 बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि किसी भी संख्या में अगर उसमें हर नहीं है तो हर के रूप में हम 1 लगा सकते हैं किसी भी संख्या में, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, जीरो हो, कुछ भी हो। अगर जीरो भी है, जैसे मान लीजिए जीरो है, जीरो के नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि भैया एक बात बताइए, ये परिमेय है कि नहीं है, ये परिमेय है कि नहीं है, तो ये तो परिमेय स्पष्ट दिख रहा है, p बटे q के रूप में लिखा गया है, q जीरो नहीं है तो परिमेय है ये। अब ये है कि नहीं है, टेंशन यहाँ देखिए ध्यान से। हम लोग क्या पढ़े थे कि p बटे q के रूप में लिखा गया है, यह है लिखा गया, नीचे का मान जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे का मान जीरो नहीं है। अब ऊपर का है कि नहीं है हमें कोई मतलब नहीं है, ऊपर जीरो है, 1 है, प्लस है, माइनस है, भाड़ में जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ये बस ध्यान देना है कि हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे ही हर का मान हमारे पास जीरो आया, हम बोलेंगे वो संख्या अपरिमेय है, वो संख्या परिमेय नहीं है। क्लियर? तो यहां तक परिमेय संख्या में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक संख्या दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि बताइए ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ साथ मैं आपको अपरिमेय भी समझा देता हूं यहीं पे, और यहीं पे हम लोग 2 एग्जांपल लेके देख लेंगे कौन सा परिमेय होगा, कौन सा अपरिमेय होगा। तो एक मैं ले लेता हूं यहाँ अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर ये इंग्लिश वर्ड है, अगर कोई लड़का सीबीएसई का है तो उसके लिए ये काम लायक है। तो अपरिमेय संख्या का मतलब सिंपल परिभाषा वही बनेगा, ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, और जब नहीं लिखा जा सका तो जीरो का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर किसी संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सके सॉरी, अगर किसी संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकें और q का मान जीरो ना हो, वो संख्या होगा परिमेय संख्या। अगर किसी संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिख सके, वो संख्या क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको पता लगाना है कि वो परिमेय की अपरिमेय। अच्छा, अपरिमेय किस किस रूप का होता है जरा मैं आपको ये बता दूं, पता कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर दशमलव का कोई संख्या है, दशमलव में कोई संख्या 0.12 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2, इसका कोई सीक्वेंस, कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं है। स्पेसिफिक सीक्वेंस का मतलब वही अगर आपके पास ऐसा होता है 0.3333 यानी एक संख्या जो बार बार आ रहा है, ये हम लोग का परिमेय होगा। लेकिन ये हम लोग का परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा, इसलिए क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं मालूम है, कोई एक स्पेशल तरीके से वो नहीं बढ़ रहा है। कभी 1 2 है, कभी 1 1 2 हो जा रहा है, कभी 1 1 1 2, यानी कि अगर एक क्रम में वो बढ़ेगा, जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी एक ही संख्या बार बार आए, तो हम बोलेंगे कि ये संख्या परिमेय है। लेकिन अगर एक ही संख्या बार बार ना आए, कभी कुछ और कभी कुछ और कभी कुछ और आता जा रहा है, कहीं खत्म नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये संख्या क्या है? अपरिमेय है। ये संख्या हम लोग का क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं। तो ध्यान देंगे, अगर दशमलव के बाद डॉट 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 ये देख के अब नहीं बताएंगे कि अपरिमेय संख्या है, हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सा संख्या है जो बार बार आ रहा है। इसमें कोई संख्या नहीं जो बार बार आ रहा है, कभी कुछ और कभी कुछ और जब भी ऐसा हो तो हम बोलेंगे अपरिमेय। और अगर फिक्स संख्या 3 3 3 3 आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये संख्या परिमेय है। तो अपरिमेय वाले से इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ परिमेय वाले में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.3333 डैश। और अगर कोई संख्या बार बार आ रहा है उसको एक और तरीके से लिखते हैं, 0.3 पर बार लग जाने का मतलब वो बार बार आएगा, 3 3 3 3 3 3 अनलिमिटेड टाइम आएगा। इसका मतलब ये संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या। एक तो हो गया इस क्रम का अपरिमेय। अगला क्रम हम लोग का क्या होता है? जैसे कोई संख्या हो रूट में होने का मतलब, जैसे रूट में 3 करड़ी के अंदर। अब करड़ी के अंदर भी हम किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है रूट के अंदर 4, अब इसको हम नहीं बोल देंगे कि ये परिमेय है। आपको ये ध्यान देना है कि कोई संख्या करड़ी में है और अपरिमेय कब होगा? जब करड़ी के अंदर वाला संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब वो संख्या करड़ी से बाहर निकल ही ना सके, वो संख्या करड़ी में ही रहे। अगर इसको हम यहां से बाहर निकालना चाहे तो बाहर निकल के 2 हो जाएगा,
सबको मालूम है, क्योंकि रूट के अंदर 4 है, 4 बाहर निकलेगा तो 4 का वर्गमूल होगा, और जैसे 4 का वर्गमूल होकर बाहर आएगा वो 2 बन जाएगा। तो ये तो 4 से बाहर निकल जा रहा है, इसका मतलब ये हम लोग का क्या होगा, परिमेय होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ परिमेय में √4। लेकिन वही अगर √3 है तो अगर एक बात बस आप ध्यान में रखिएगा कि अगर रूट के अंदर हमारे पास अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का मतलब उसके 2 से अधिक गुणनखंड न हो, अभी बनाए थोड़ी देर पहले, तो रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या है वो संख्या हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। जैसे √3, √5, √7 ऐसी संख्या है। क्लियर। एक और चीज जो अक्सर बच्चे गलत करते हैं, पाई हम लोग का क्या है, अपरिमेय संख्या। वही हम लोग का 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। अब तो आप कहेंगे कि सर पाई वही है, 22/7 वही है, क्योंकि हम तो पढ़ते आए हैं कि भैया पाई का मान 22/7 होता है, तो एक मान कैसे अपरिमेय हो जाएगा, एक मान कैसे परिमेय हो जाएगा। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आप 22/7 का, अगर आप 22/7 को अगर आप दशमलव में बदलते हैं तो वो संख्या फिक्स नहीं आता है, अनलिमिटेड आता जाता है। तो अगर सिंपल 22/7 लिख दिया है, इसका मतलब 22/7 का डिवीजन नहीं पूछ रहा है, बस आपसे पूछ रहा है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो भैया इसे p/q के रूप में लिख दिया गया है, q का मान नीचे वाला 0 नहीं है, परिमेय है। लेकिन वही अगर पाई यहां लिखा तो पाई के मान से इसको मतलब है, इसको अगर पाई के मान से मतलब है तो पाई का मान 22/7 एग्जैक्ट अगर हम लोग देखें तो अगर इसे हम दशमलव में बदलें तो एग्जैक्ट वैल्यू आता ही नहीं है, आता जाता है हमेशा, वो कटता जाता है, कभी भी कटना उसका बंद होगा ही नहीं। इसका मतलब कि इस हिसाब से डिफाइंड वैल्यू है ही नहीं, और अगर ये डिफाइंड वैल्यू नहीं है इसका मतलब कि ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय के बारे में कुछ पॉइंट, परिमेय के बारे में कुछ पॉइंट, अगर आपसे कुछ इस तरीके से पूछा था कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, आप बता लेंगे। अगर कोई संख्या दशमलव के बाद स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ नहीं है तो भैया अपरिमेय है। अगर कोई संख्या रूट में है और रूट के अंदर वाला संख्या अभाज्य संख्या है तो अपरिमेय है। अगर कोई संख्या पाई के बारे में पूछ दे, अपरिमेय है। वही अगर इधर आए कोई भी संख्या हो बटा के रूप में लिखा हो, परिमेय संख्या। बटा के रूप में ध्यान ये देना है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 हो सकता है। ऊपर वाला 0 हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, वो परिमेय संख्या होगा। नीचे 0 हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। रूट के अंदर अगर कोई संख्या ऐसा है जो बाहर निकल सके, यानी कि उसका वर्गमूल संभव हो, परिमेय संख्या होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये रहा हम लोग का परिमेय और अपरिमेय का होल कॉन्सेप्ट। क्लियर। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, वो है हम लोग का वास्तविक संख्या। अच्छा, एक और बात, परिमेय संख्या के बारे में मैं एक दो बात और यहां बता दूं। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय होती हैं। क्लियर। अगला, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय होती हैं, ये ध्यान देना है। अगला, सभी पूर्णांक भी परिमेय होते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि सभी प्राकृतिक, कोई भी संख्या लीजिए, प्राकृतिक संख्या में से हम ले लेते हैं 17। क्या 17 प्राकृतिक है? अभी मैं आपको बताया हूं कि कोई संख्या हो बटा 1 हम लगा सकते हैं, बटा 1 लगाए, परिमेय था यार। कोई संख्या पूर्णांक में, माइनस में, -8 परिमेय है। परिमेय होने के लिए क्या चाहिए? बटा 1, यानी बटा में कोई संख्या चाहिए, लगा दिए, तैयार, परिमेय संख्या। यानी कि हर एक प्राकृतिक संख्या, हर एक पूर्ण संख्या और हर एक पूर्णांक हम लोग का परिमेय संख्या होगा। और अगर हर एक पूर्णांक प्राकृतिक और पूर्ण संख्या अगर परिमेय है तो अगर इनमें से अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा परिमेय होगा कौन अपरिमेय होगा, बता लेंगे। चलिए, अगला जो हम लोग का है वो है वास्तविक संख्या, जो मैं यहां पर नोट डाउन करता हूं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या, तो चलिए अब वास्तविक संख्या को समझने के लिए एक काम हम लोग करते हैं। वास्तविक संख्या का मतलब कि वास्तविक संख्या हर एक संख्याओं का दादाजी। अगर ऐसे आप याद रखिए, वास्तविक संख्या का मतलब हर एक संख्या का दादाजी, यानी कि प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन सब के दादाजी कौन है? वास्तविक संख्या। दादाजी कहने का मतलब कि सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्या में से ही निकली हैं। वास्तविक संख्या का अगर कोई परिभाषा पूछे तो हम क्या बताएंगे कि ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। चलिए, तो वास्तविक संख्या का मतलब कि वो सभी संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सके उसे वास्तविक संख्या कहेंगे। अब संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, संख्या रेखा पर तो हम वास्तविक प्राकृतिक संख्या को भी लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या को भी लिख सकते हैं, पूर्णांक को भी लिख सकते हैं, 0 हो, बटा हो, दशमलव हो, भिन्न हो, किसी भी संख्या को हम लिख सकते हैं। इसका मतलब कि दुनिया का हर एक अंक हम लोग का वास्तविक संख्या होगा। तो ये ध्यान रखना है
कि चाहे वो संख्या कोई भी हो, अगर गणित की दुनिया में उस संख्या का अस्तित्व है तो वो संख्या वास्तविक संख्या होगा, अगर अस्तित्व नहीं है तो वास्तविक संख्या नहीं होगा। और भैया संख्या तो तभी होगा जब वास्तविक उसका अस्तित्व है। इसका मतलब कि सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होंगी। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या है कि नहीं है, बताइए। अभी मैं आपसे बताया कि वास्तविक संख्या में परिमेय भी आता है, प्राकृतिक भी आता है, पूर्ण भी आता है, यानी कि सारी की सारी पूर्ण, प्राकृतिक, अपरिमेय, परिमेय, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य सब मिलके ही तो वास्तविक संख्या बनाता है। इसका मतलब कि सभी पूर्ण संख्या वास्तविक है, सभी भाज्य संख्या वास्तविक है, सभी अभाज्य संख्या वास्तविक है, सभी पूर्णांक वास्तविक है, सभी सम विषम संख्याएं वास्तविक है। तो यहां तक कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। जो हम लोग क्या संख्याओं का वर्गीकरण है, यहां तक हम लोग का ये कंप्लीट हुआ। प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या। क्लियर। अब आपसे अगर कोई संख्या देके पूछे कि ऐसा दशमलव देके कि भैया ये बात बताइए कि ये संख्या वास्तविक संख्या है कि नहीं है, वास्तविक संख्या है, बताइए फटाफट। बिल्कुल वास्तविक संख्या है, क्योंकि अगर ये संख्या है, बस इतना ध्यान देना है, संख्या आपसे कोई भी दे दे, पूछे वास्तविक, भैया आंख बंद करके मार के चले जाना कि वास्तविक संख्या है, क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया कि हर एक संख्या वास्तविक संख्या। टेंशन है भैया परिमेय अपरिमेय में, कोई परिमेय होगा कोई अपरिमेय होगा, वास्तविक तो सब होंगे, तो वास्तविक में सबको मार के चले आना है। क्लियर। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग का क्या है, संख्याओं के निकटतम मान। तो इसको आप लोग पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा, फिर चलेंगे संख्याओं के निकटतम मान पर। अगला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो है संख्याओं के निकटतम मान। संख्याओं के निकटतम मान या फिर लगभग मान के, लगभग मान में लिखता हूं, लगभग या निकटतम बात वही है, लगभग, इसी को निकटतम भी बोलते हैं, निकटतम मान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ नंबर। तो अब ये क्या होता है, संख्याओं के लगभग यानी निकटतम मान को हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो कैसे होगा, एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। कोई एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे क्या लिखा है 746, एक नंबर हम लोग के पास है। अब 746 हम लोग के पास एक नंबर है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका निकटतम मान बताइए। और किसके निकटतम मान, एक हो सकता है दहाई के निकटतम मान, एक हो सकता है सैकड़ा के निकटतम मान, या हो सकता है हजार के निकटतम मान। तत्काल हम लोग दहाई और सैकड़ा के साथ लेके समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग के पास संख्या क्या है 746। भैया ध्यान से समझिएगा, इसमें अक्सर गलती होने का चांस होता है, थोड़ा सा बस बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, फटाफट आंसर मिलता चला जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि दहाई के निकटतम बताइए या निकटतम 10 बताइए, तो मैं कौन सा पहले बता रहा हूं, पहले मैं बता रहा हूं दहाई के निकटतम मान। 746 का दहाई के निकटतम मान क्या होगा, दहाई का मतलब 10। क्लियर। जिसके निकटतम मान पूछेगा उसका मतलब लिखेंगे, उसका धीरे से उसका आधा कर देंगे। 10 का आधा क्या होता है 5। क्लियर, आई बात समझ में। फिर रिवाइज कर रहा हूं, कोई संख्या है, निकटतम पूछ रहा है, किसके निकटतम, दहाई का। दहाई मतलब 10, 10 का आधा 5। अब देखिए ध्यान से, 5 में कितने अंक हैं, 1 अंक, तो पीछे से 1 अंक को पकड़ना है। क्लियर। पकड़ के ये देखना है कि ये अंक 5 से कम है या 5 से ज्यादा है या 5 है। अगर वो संख्या 5 हो या 5 से ज्यादा हो, क्लियर, यानी कि अगर वो संख्या 5 हो या 5 से ज्यादा हो, 5 से ज्यादा भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो अगर ये संख्या 5 या 5 से ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पे 0 बढ़ा देंगे और पड़ोस में 1 जोड़ देंगे। क्लियर। देख के बताइए कि क्या ये संख्या 5 से ज्यादा है, भैया 6 है, 5 से ज्यादा है। और जब ये 5 से ज्यादा है तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 0, इसके जगह पे 0 लिखेंगे। और अगर ये 5 से ज्यादा है तो पड़ोस में 1 जुट जाएगा, ये हो जाएगा 5, बाकी पहले वाले सारे के सारे वही रह जाएंगे। ये हम लोग का हो गया 750। एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं 3 अंक के, फिर हम लोग थोड़ा सा बड़ा अंक लेंगे। कोई एक नंबर लेता हूं 854। क्लियर। ये बताइए कि इसमें वही करेंगे, दहाई के निकटतम देखना है। दहाई मतलब 10, 10 का आधा 5, 5 में कितने अंक, 1 अंक, पीछे से 1 अंक को देखेंगे। हमेशा अंक पीछे से लेना है, पीछे से 1 अंक को हम ये देखेंगे ये संख्या 5 है या 5 से कम है या 5 से ज्यादा है। अगर ये 5 से ज्यादा है तो ये नियम लगेगा, अगर ये 5 से कम है तो हम क्या करेंगे, उसके जगह पे 0 भर के पीछे के सारे वैसे के वैसे उतार देंगे।
तो देख के बताइए कि ये संख्या 5 से कम है या ज्यादा है? 5 से कम है। जैसे ये संख्या 5 से कम है, हम इसके जगह पे लगा देंगे 0 और पीछे के सब वही रह जाएंगे। तो ये भी हम लोग का 850, ये हम लोग का 750। तो यहां तक दहाई के निकटतम बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला हम लोग देखते हैं सैकड़ा के निकटतम। सैकड़ा के निकटतम देख लेते हैं और एक संख्या लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, कोई एक नंबर ले लेते हैं 5525। एक संख्या रहा हम लोग का। एक और संख्या मैं लेता हूं, थोड़ा सा और एक बड़ा ले लेते हैं 18877। क्लियर? ये रहा हम लोग का संख्या। इसको भी सैकड़ा के निकटतम करना है, इसको भी सैकड़ा के निकटतम करना है। सैकड़ा के निकटतम करने का मतलब जैसे हम लोग दहाई का 10 लिए थे, वैसे हम लोग सैकड़ा का क्या लेंगे? 100। क्लियर? जैसे हम लोग दहाई का 10 का आधा किए थे 5, वैसे अब सैकड़े के 100 का आधा करेंगे, कितना होगा? 50। क्लियर? कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, जिसके निकटतम उसका आधा, जिसके निकटतम उसका आधा। सैकड़ा के निकटतम 100 का आधा, 100 का आधा कितना है? 50। अब देख के बताइए 50 में कितना अंक है? 2 अंक। तो अब पीछे से 2 अंक देखेंगे, पीछे से 2 अंक देखेंगे। 2 अंक देख के ये पता लगाएंगे कि ये संख्या 50 से कम है या ज्यादा है, और काम यही वाला कर देंगे। तो अब देख के बताइए कि ये संख्या 50 से कम है या ज्यादा है? 50 से कम है, और कम वाले में क्या करते हैं? उसके जगह पे 0 और पड़ोसी सबके सब वैसे रह जाएंगे। तो 25 के जगह पे 0, 2 अंक है तो 2 0, इसके पहले वाले सबके सब वैसे ही रह जाएंगे 55, यानी क्या हो जाएगा? 5500। क्लियर? अगला है फिर वही काम 50, 2 अंक, 2 अंक को देखेंगे 50 से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। जब ज्यादा है तो हम लोग 0 बढ़ा रहे थे और पड़ोस में 1 जोड़ दे रहे थे। वही काम करेंगे, इसके जगह पे 0 उतार लेंगे और पड़ोस में, इसके जस्ट पड़ोस में 1 जोड़ देंगे। तो 8 के जगह पे क्या हो जाएगा? 9, बाकी 18 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। क्लियर है? ये रहा हम लोग का निकटतम मान। यानी किसी भी संख्या का किसी भी चीज के निकटतम पूछे, दहाई के, सैकड़ा के, 1000 के, वही अगर 1000 के निकटतम पूछे, अगर आपसे 1000 के निकटतम पूछा है, क्या करेंगे? 1000 के निकटतम पूछेगा तो 1000 का आधा 500। तो हम देखेंगे कि 500 से छोटा है कि बड़ा है, और कितने अंक को देखेंगे? 3 अंक को। क्लियर? तो अब आप लोग एक काम करिएगा, इसके लिए आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं होमवर्क के रूप में। आप क्या करेंगे? सैकड़ा के निकटतम और 1000 के निकटतम बदलेंगे। किसको बदलेंगे? मैं यहां 4-5 वैल्यू लिख रहा हूं। एक वैल्यू ले लेते हैं 7050, एक संख्या हो गया। एक संख्या ले लेते हैं 3177, एक संख्या ले लेते हैं 5900, पूरा 900 लेते हैं। थोड़ा सा बेसिक मैं आप लोग का टेस्ट करूंगा इसमें। अगला लेते हैं, कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे क्या ले सकते हैं? 5210। ठीक है? अब इसको आप लोग को, इसको भी सैकड़ा 1000 दोनों के निकटतम, इसको भी सैकड़ा 1000 दोनों के निकटतम, इसको भी और इसको भी, यानी कि चारों को सैकड़ा के भी निकटतम करना है, 1000 के भी निकटतम करना है। क्लियर? इसको नोट डाउन करिए, वीडियो पॉज करके चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, विभाज्यता की जांच कैसे हम देखेंगे कोई भी संख्या किसी संख्या से कट रहा है या नहीं कट रहा है। चलिए इसको मैं यहां से हटा दूं पहले। चलिए अगला जो मान हम लोग का है वो विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, राइटिंग में थोड़ा सा कभी कभी मार्कर के फ्लो की वजह से कुछ लेटर आपस में चिपक जाते हैं या थोड़ा सा कुछ अल्टर हो जाता है, तो उसको आप लोग, मैं जो भी मैं लिखता हूँ उसको मैं मुंह से डिक्टेट भी करता हूँ, तो आप उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और विभाज्यता की जांच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्लियर? अब डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग किसका देखने वाले हैं? 1 से लेकर और 11 तक का सारे के सारे संख्याओं का। तो मैं सारा का सारा संख्या मैं यहाँ पर लाइन से नोट डाउन कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। आपको इन सारे संख्याओं का विभाज्यता देखना है। पता ये करना है कि कोई भी संख्या दिया हो और आपसे पूछे कि बताइए वो 7 से विभाज्य है कि नहीं है, वो संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं है, वो संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है, वो संख्या 9 से विभाज्य, तो आप डायरेक्ट बिना भाग किए डायरेक्ट कोई ट्रिक लगा के कैसे बता सकते हैं कि वो संख्या विभाज्य है कि नहीं है, वही हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो 1 का मैं बताऊं ना बताऊं? नहीं बताऊं। क्यों नहीं बताऊं? क्योंकि 1 से सारे संख्या विभाजित होते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई भी संख्या हो 1 से विभाजित होगा। क्लियर? क्योंकि 1 से सारे की सारी संख्याएं विभाजित होती हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 से सारी संख्याएं विभाजित होंगी। तो ये बताने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग सब कोई जानते हैं कि एक, और बता भी दिया, नहीं बताते करते करते मैं बता भी दिया कि ध्यान देना है, कोई भी संख्या हो, संख्या वो 1 से विभाजित होगी, तो बिना सोचे समझे अगर पूछेगा 1 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, भैया बोल देना विभाजित होगा। टेंशन अब आता है 2 से। 2 से विभाज्यता के लिए मैं यहाँ एक चीज लिखता हूँ,
इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई हो तो हम कहेंगे कि वो संख्या 2 से विभाज्य है। जैसे कोई एक संख्या ले लेते हैं 4,60,524, कोई संख्या है 4,60,524। क्या देखना है? इकाई के स्थान पर, पीछे से इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, अगर लास्ट के संख्या पे इनमें से कोई भी होगा वो संख्या 2 से विभाज्य होगा। 50,000 होने वाला है। लास्ट में क्या है? इकाई के स्थान पर 0, इसमें कहीं 0 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, इसका मतलब वो संख्या 2 से विभाज्य होगा। तो क्या याद रखना है? लास्ट के अंक पे अगर इनमें से कोई भी हो वो 2 से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्यता का मतलब अंकों का योग। यही मैं यहाँ कीवर्ड लिख रहा हूं। कैसे आप पता करेंगे? 3 में क्या करेंगे? अंकों का योग निकालेंगे। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं 327, ठीक है। अब 327 3 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, इसके लिए ट्रिक क्या है? अंकों का योग। इसमें जो जो अंक है, 3 है, 2 है और 7 है, इन तीनों को जोड़ लीजिए। 3, 2, 5, 5, 7, 12। अब जोड़ने पर जो संख्या आया 12, ये 12 देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 3 चौको 12, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में। तो अगर इन अंकों का योग 3 से कटता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगा। क्लियर? तो 3 के विभाजन हम क्या करेंगे? अंकों का योग लिखेंगे। 4 में हम क्या करेंगे कि इकाई और दहाई की संख्या, इकाई और दहाई मिलाकर जो संख्या बनेगा वो संख्या चेक करेंगे 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जैसे कोई एक संख्या 5024, एक संख्या ले लेते हैं 6925। अब आप देख के बताइए कि इकाई और दहाई में क्या है? इकाई दहाई यानी पीछे से 2 अंक, ये संख्या और ये संख्या। आपको बस ये पता करना है कि इकाई और दहाई वाला संख्या 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 24 4 से कटेगा, 4 6 24 बिल्कुल कटेगा। और अगर पीछे का 2 अंक 4 से कटेगा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा अंक भी 4 से कटेगा। 25 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। और अगर 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है। तो 4 से विभाजित के लिए हम क्या करेंगे? पीछे से 2 अंक को देखेंगे। अगर वो 2 अंक का संख्या पीछे से 4 से कटता है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगा। और अगर वो 2 अंक 4 से नहीं कटता है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अगला है 5। 5 के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि इकाई के स्थान पर जैसे 2 में देख रहे थे वैसे यहां भी देखेंगे, लेकिन वहां पे 0, 2, 4, 6, 8 था। यहां पे क्या है? 0 और 5। अगर इकाई के स्थान पे 0 और 5 में से कुछ भी हो, जैसे एक नंबर, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। 3 अंक हमारे पास है। तीनों संख्या में हम क्या देखेंगे? इकाई के स्थान पर, इकाई मतलब दाहिने से पहला, ये संख्या सॉरी अंक संख्या नहीं अंक। अब इकाई के स्थान वाला अंक अगर 0 या 5 में से कुछ भी है, हम बोल देंगे ये संख्या 5 से कटेगा। देख के बताइए लास्ट में क्या है? 5 है, इसमें है, बिल्कुल है, यानी ये 5 से विभाजित होगा। लास्ट में क्या है? 0 है, यानी ये विभाजित होगा। लास्ट में क्या है? 4, ओहो गड़बड़, यानी कि लास्ट में क्या आ गया? 4। हमें क्या चाहिए? 0 और 5। जैसे 0 और 5 नहीं मिलेगा, हम बोलेंगे ये संख्या 5 से विभाजित नहीं है। तो भैया पता लगा लेंगे कोई संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं है। लास्ट के अंक को देखना है। अगर 0 या 5 में से कुछ भी है, हम बोलेंगे वो संख्या 5 से विभाजित है। अगर नहीं है तो नहीं है। अगला क्या है? 6 के लिए। 6 का विभाज्यता देखने के लिए हम क्या करेंगे? यदि वो संख्या, यदि वह 2 और 3 से विभाज्य है, यदि वह संख्या 2 और 3 से विभाज्य है। 2 और 3 से विभाज्य होने का मतलब कोई नंबर लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं? नंबर 192 ले लेते हैं। एक और नंबर लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं 525 और कोई नंबर 2 ही लेते हैं, 2 ही लेकर चलते हैं। चलिए, अगर वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा। अब 2 और 3 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, ऊपर हम देख चुके हैं। तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि वो संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पहले पता लगाएंगे वो संख्या 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, फिर आप पता लगाएंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर दोनों से कट रहा होगा तो हम बोल देंगे ये 6 से भी कटेगा। क्लियर? करके देख लेते हैं। ये संख्या सबसे पहले बताइए, ये संख्या 2 से विभाजित हो गया कि नहीं होगा? 2 से विभाजित के लिए क्या देखे थे कि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 इसमें से कोई हो। याद आ रहा है? तो देख के बताइए। लास्ट में क्या है? 2,
बैठा है 2, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य है। अब ये 3 से विभाज्य है कि नहीं ये देख लेते हैं। 3 से विभाज्यता के लिए अंकों को जोड़ते हैं, जोड़ के देख लीजिए 1 + 9 + 2 जोड़ने पर क्या होगा 9 1 10 10 2 12, 12 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है। और अगर 3 से कटता है इसका मतलब 3 से भी कटेगा। अब ध्यान से देखिए 192 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब कि ये 12 जो 192 है वो 6 से भी कटेगा। क्लियर। 525 को देख लेते हैं। 525 में क्या है, इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 में से कोई हो तो वो 2 से कटेगा, है ही नहीं तो पहले ही क्लियर हो गया कि ये 2 से नहीं कटेगा। और जैसे ही 2 से नहीं कटेगा भैया ये 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 6 से कटने के लिए वो 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। अगर 1 से कटेगा तो कुछ नहीं होगा, जब तक दोनों पैर नहीं होंगे तब तक नहीं चल पाएगा। लंगड़ आदमी इस नियम पर नहीं चलने वाला है, यानी कि दोनों पैर जब तक चालू नहीं होगा तब तक ये काम करेगा नहीं। यानी कि 2 भी से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, दोनों से जब कटेगा तो हम बोलेंगे ये 6 से कटेगा। क्लियर। अगला है 7। 7 का नियम क्या है, 7 का नियम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, कोई खास कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसका ये हम लोग का संख्या है और ये है कि ये विभाज्य है कि नहीं है, तो ये विभाज्य है, ये विभाज्य नहीं है। 7 के लिए हम क्या करते हैं, 7 के लिए मैं यहाँ कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बस यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। कोई एक नंबर लेते हैं, नंबर हम लोग क्या ले सकते हैं, कुछ लेता हूँ 2492, एक संख्या हमारे पास है। वो संख्या 7 से विभाज्य है कि नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं, लास्ट के एक अंक को लेते हैं 2, इस लास्ट वाले अंक का दूना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4। क्लियर। दूना करके जिस संख्या का हम दूना किए हैं इस संख्या को यहाँ से हटा दीजिए। क्लियर। ये ध्यान दीजिएगा, मैं नंबर क्या लिख रहा है यहाँ पे 2400, वहां से हटा रहा हूं तो आप लोग को नंबर भी दिखना चाहिए। तो यहाँ पे 2 था, 2 का हम दूना किए, 2 का दूना करके इसको हटा दीजिए। हटाने के बाद अब ये क्या बना 249, 249 में से इसको माइनस कर दीजिए। 249 में से 4 माइनस होकर क्या बचेगा 245। अब पता करिए कि ये 245 7 से कटता है कि नहीं कटता है, कटेगा। 7 से काट के देख लेते हैं, 7 से 3 बार में 21 और 3 35, 7 5 35, यानी कि 35 बार में कट जा रहा है। तो अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान वाले अंक का दूना करके बचे हुए संख्या में से घटाने पर जो अंतर आ रहा है वो अंतर अगर 7 से कटेगा तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 7 से कटेगा। क्लियर है 7 वाला। अगला है 8 का। 8 में हम क्या देखते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले तीनों अंक का मतलब मैं एक नंबर लेता हूं, क्या नंबर ले लिया जाए, कोई एक नंबर ले लेते हैं 5888। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि पीछे के 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों अंक को देखना है। अगर ये तीनों अंक 8 से कट रहे होंगे तो ये संख्या 3 से कटेगा, अगर ये 3 से नहीं कट रहे होंगे 8 से तो वो संख्या 8 से नहीं कटेगा। देख के बताइए क्या 888 3 से 8 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 8 से एक बार में, 8 से एक बार में, 8 से एक बार में पूरा कट गया। और जैसे ही 8 से ये 3 अंक कटा इसका मतलब पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। क्लियर। 8 वाला भी क्लियर। 9 के लिए फोटोकॉपी 3 वाला नियम क्या किए थे, तीनों को जोड़ के देखे थे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तीनों का योग जब 3 से कटा था तो हम बोल दिए थे 3 से कट रहा है। 9 के लिए हम लोग वही करना है, अंकों का योग, अंकों का योग। अगर अंकों का योग हम लोग का 9 से कटेगा तो हम बोलेंगे कि वो संख्या 9 से कटेगा। अगर अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा है तो हम बोलेंगे वो संख्या 9 से नहीं कटेगा। जैसे एक संख्या हम लोग लेते हैं 2772 और आपको ये पता लगाना है कि ये संख्या 9 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 9 से विभाज्य है कि नहीं है उसके लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या के सारे अंकों को जोड़ देंगे जैसे हम लोग 3 में किए थे। तो जोड़ के हम क्या करेंगे 2 + 7 + 7 + 2। अब जोड़ के देखिए ये हो क्या रहा है 2 7 9, 9 7 16, 16 2 18। अब ये पता करिए कि जोड़ने पर जो संख्या आया है 18, वो 18 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 9 दूना 18, बिल्कुल कट रहा है। और अगर इन संख्या का योग 18 9 से कटेगा इसका मतलब ये पूरा का पूरा संख्या भी 9 से कटेगा। इस तरीके से आप बिना इस संख्या में 9 से भाग किए भी बता सकते हैं कि ये संख्या 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। एक हम लोग का है 10। 10 के लिए सिंपल बेसिक तरीका, वो बेसिक तरीका क्या है कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए। 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा उसके लिए इकाई का अंक 0 ही होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसका तो बेसिक है कि अगर लास्ट में 0 है तो 10 से कटेगा, 0 नहीं है तो 10 से नहीं कटेगा, सिंपल तरीका। लास्ट हम लोग का है 11। 11 का विभाज्यता थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा घुमाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आ जाएगा। थोड़ा सा
सेंस लगाइएगा। 11 से विभाजन का मतलब क्या देखना है, एक संख्या हम लोग लेते हैं, कोई एक संख्या ले लेते हैं, बड़ा सा संख्या लेते हैं, ये रहा संख्या हम लोग के पास। इस संख्या को देखना है कि ये संख्या 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट करिए दाहिने से, दाहिने से पहला संख्या और एक एक संख्या छोड़ के, एक एक संख्या छोड़ के सबको ले लीजिए। 6 और 8 बीच क्या क्या संख्या छूट गया, जिस जिस संख्या को लिए हैं उन संख्या को जोड़ लीजिए। 3 + 6 + 8, ठीक, 3 + 6 + 8 जोड़ने पर क्या आ रहा है, 6 3 9 9 8 17 आ गया। उसके बाद बचे हुए संख्या को जोड़िए, 4 5 और 7 को, 4 + 5 + 7 जोड़ने पर क्या होगा, 5 4 9 7 16। अब जो 17 और 16 जोड़ने पर जो संख्या आया है, इस संख्या का अंतर निकालिए। तो 17 - 16 = 1। अब ये अंतर अगर 0 आए या 11 आए या 11 से कटता हो, फिर ध्यान से सुनिए, घटाने पर जो संख्या आ रहा है वो या तो 0 आए या 11 आए या 11 का कोई गुणनफल आए, 11 का कोई गुणज आए, तो हम बोलेंगे कि ये संख्या 11 से कट रहा है। फिर ध्यान सुनिए, मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं। जो भी संख्या हमारे पास होगा उस संख्या को दाहिने से एक एक अंक छोड़ के ले लेंगे, पहला लेंगे, फिर दूसरा छोड़ के तीसरा लेंगे, फिर चौथा छोड़ के पांचवा लेंगे, इस तरीके से एक एक अंक छोड़ के जितना भी बड़ा हो ले लेंगे। जिस जिस संख्या को लिया गया उन संख्या को जोड़ लेंगे, कुछ हम लोग को वैल्यू मिलेगा। उसके बाद बचे हुए को आपस में जोड़ लेंगे। तो बचे हुए में 4 5 7 है, इसको जोड़ेंगे तो हम लोग को कुछ वैल्यू मिलेगा। जोड़ने पर जो जो मान आया है, इन दोनों मान का हम निकालेंगे अंतर। 17 में से 16 गया 1। अब जो अंतर हम लोग का आया है 1, देखेंगे ये अंतर 11 से कटने के लिए वो अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या कोई ऐसा संख्या होना चाहिए जो 11 से कटता हो, जैसे 22 33 44 55 66 77 कुछ ऐसा अंक। अगर वैसा संख्या यहाँ अंतर आता है तो हम बोलेंगे कि ये संख्या 11 से कटेगा, अगर नहीं आता है तो हम बोलेंगे ये संख्या 11 से नहीं कटेगा। तो ये रहा हम लोग का विभाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी टेस्ट। किसी भी संख्या को अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 11 तक किसी भी संख्या से वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो भैया कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो भैया मैं तो यहाँ रेगुलर हूँ, मैं आप लोग के हेल्प के लिए मैं बराबर हूँ यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लास्ट हम लोग का बचा हुआ निरपेक्ष मान, इसको आप लोग वीडियो पॉज करिए, इसको नोट डाउन करिए, हम लोग देखते हैं लास्ट अपना निरपेक्ष मान। क्लियर? सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगला जो हम लोग का लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान या उसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस वैल्यू भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी लेके चलेंगे। निरपेक्ष मान का मतलब कि कोई भी संख्या है उस संख्या के निरपेक्ष मान क्या है। तो ये ध्यान देना है कि निरपेक्ष मान लिखने के लिए हम एक चिन्ह का यूज करते हैं। ये चिन्ह, इस चिन्ह के अंदर हम किसी संख्या को रखेंगे, वो संख्या प्लस में है या माइनस में, हम ध्यान नहीं देंगे। इस चिन्ह को हम बोलते हैं, जो चिन्ह हम लोग का ये चिन्ह है, इस चिन्ह को बोलते हैं मॉड, इंग्लिश में मॉड। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, मॉड 4। अगर ये 4 है तो इसको बोलेंगे मॉड 4। अगर वो संख्या -4 है तो हम बोलेंगे मॉड -4। क्लियर? मॉड के साथ -4। अब क्या होगा मॉड का मतलब, देखिए ध्यान से। निरपेक्ष मान का मतलब क्या होता है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका वैल्यू क्या है। डब्बा में क्या है 4, डब्बा में क्या है -4। वो भले प्लस हो या माइनस हो, मान उसका क्या है 4। अंकीय मान, उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, अंकीय जो मान है वो कितना है 4। तो बात हम लोग को ये ध्यान देना है कि मॉड के अंदर चाहे वैल्यू प्लस में है चाहे वैल्यू माइनस में है, बाहर निकल के हमेशा वो क्या होगा, प्लस में होगा। तो इसका भी वैल्यू 4 होगा, इसका भी वैल्यू 4 होगा। क्लियर? वैसे अगर आपसे कोई पूछे मॉड -161 वैल्यू क्या होगा 161। मॉड में अगर कोई पूछे 700 वैल्यू क्या होगा 700। यानी कि मॉड का मतलब, निरपेक्ष मान का मतलब मॉड के अंदर यानी किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान, वो संख्या प्लस में है वो संख्या माइनस में है, आंसर हमेशा क्या होगा प्लस। यानी कि माइनस रहेगा तो हटा देंगे, प्लस रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हम लोग का निरपेक्ष मान सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत खतरनाक या कोई बहुत बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन हाँ, जो हम लोग का नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में जो एक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग का क्लियर हो गया। याद रखेंगे निरपेक्ष मान क्या होता है,
चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वैल्यू हमेशा प्लस में आएगा। तो निरपेक्ष मान चाहे किसी भी संख्या का पूछे, उस संख्या को हम प्लस में लिख देंगे, हम लोग का फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो ये था आज का वीडियो, पूरा का पूरा संख्या पद्धति। आई थिंक आप लोगों को पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो उस डाउट को क्लियर करने का जुगाड़ मैं आप लोगों को बता दिया हूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स टू यू ऑल।